मिडिल ईस्ट दुनिया का वो खिता जहां हर बयान, हर खामोशी और हर कदम एक बड़े तूफान की आहट देता है। लेकिन इस वक्त जो मंजर उभर कर सामने आ रहा है वो पहले से कुछ अलग है, क्योंकि अब मामला सिर्फ तनाव का नहीं बल्कि इख्तियार बनाम जिम्मेदारी का है। एक जानिब ईरान जो खुलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़, अपना असर और अपना इख्तियार दिखा रहा है, और दूसरी जानिब यूनाइटेड स्टेट्स जो अब इस पूरे मसले में अपना किरदार नए अंदाज में तय करता नजर आ रहा है। और इस तब्दीली का सबसे बड़ा इशारा आया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से, जहां उन्होंने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। यहां तक कि उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ये रास्ता अपने आप खुल सकता है। ये महज एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक इशारा है। क्या अमेरिका फ्रंट लाइन से पसपा हो रहा है या जिम्मेदारी का बोझ दूसरों पर डालकर खुद को पीछे कर रहा है? और क्या ईरान अब सिर्फ एक चैलेंजर नहीं बल्कि इस पूरे खेल की सिमत तय करने वाला मरकजी किरदार बन चुका है? मिडिल ईस्ट सिर्फ नक्शे पर बना एक इलाका नहीं बल्कि दुनिया की माशियत का धड़कता हुआ दिल है। फारस की खाड़ी, रेड सी और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो अहम समुद्री रास्ते हैं जहां से होकर दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज अपनी एनर्जी जरूरतें पूरी करती हैं। हर रोज लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और यही वजह है कि हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि एक अहम स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है। अगर यहाँ जरा सा भी अख्तिलाल होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक फैल जाता है और दुनिया की कई माशियतें सीधे दबाव में आ सकती हैं। यानी हॉर्मुज पर तनाव सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस ट्रिगर बन सकता है। यहाँ सबसे अहम सवाल यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स आखिर इस मोर्चे से पीछे हटने की बात क्यों कर रहा है? We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait? अगर इसे गौर से समझें तो इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है ग्राउंड रियलिटी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जियोग्राफिकली ऐसी पोजीशन में है जहां से वो कम संसाधनों में भी इस पूरे रूट को डिस्टर्ब कर सकता है। यानी अमेरिका के लिए यहाँ फुल कंट्रोल हासिल करना आसान नहीं बल्कि बेहद कॉस्टली और रिस्की है। यहाँ सबसे अहम सवाल यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स आखिर इस मोर्चे से पीछे हटने की बात क्यों कर रहा है? अगर इसे गौर से समझें तो इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है ग्राउंड रियलिटी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जियोग्राफिकली ऐसी पोजीशन में है जहां से वो कम संसाधनों में भी इस पूरे रूट को डिस्टर्ब कर सकता है। यानी अमेरिका के लिए यहाँ फुल कंट्रोल हासिल करना आसान नहीं बल्कि बेहद कॉस्टली और रिस्की है।
दूसरी वजह लंबी जंग का डर। इराक और अफगानिस्तान के तजुर्बे के बाद अमेरिका ये समझ चुका है कि मिडिल ईस्ट में एक बार सीधी जंग शुरू हुई तो उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, और ईरान जैसा मुल्क सीधे मुकाबले के बजाय लंबी और थकाने वाली स्ट्रैटेजी अपनाता है। तीसरी वजह इकोनॉमिक प्रेशर। हर दिन नेवल डिप्लॉयमेंट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री ऑपरेशंस अमेरिका के लिए एक महंगा सौदा बनते जा रहे हैं, जबकि रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका पीछे इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि खतरा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है और उसे कंट्रोल करना आसान नहीं। इस पूरे टकराव को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। क्या ये संकट ईरान ने पैदा किया या इसकी बुनियाद बाहरी हमलों में छुपी है? हकीकत यह है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के अंदर स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर कार्रवाई की, तो इसके बाद ईरान का जवाब सामने आया। यानी ये कहानी शुरुआत से ही एक तरफा एग्रेशन की नहीं, बल्कि एक्शन और रिएक्शन की है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी बहस की सिमत ही बदल दी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ये रास्ता अपने आप खुल सकता है। ये महज एक बयान नहीं, बल्कि एक अहम स्ट्रैटेजिक इशारा है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब इस पूरे संकट में अपना किरदार दोबारा तय करता नजर आ रहा है। क्या अमेरिका फ्रंट लाइन से पीछे हटने का इशारा दे रहा है, या फिर जिम्मेदारी का बोझ दूसरों पर डालकर खुद को सीधे टकराव से दूर रखना चाहता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कदम को सिर्फ ब्लॉकेड कहना तस्वीर को अधूरा दिखाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि उसकी इकोनॉमी, उसकी सिक्योरिटी और उसके फ्यूचर का सवाल है। जब एक मुल्क को सालों तक सैंक्शन और दबाव का सामना करना पड़े, तो वो अपने पास मौजूद हर स्ट्रैटेजिक टूल का इस्तेमाल करता है, और हॉर्मुज ईरान के लिए वही सबसे बड़ा टूल है। अगर हम पिछले 2 दशकों पर नजर डालें तो यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से मिडिल ईस्ट में एक मजबूत फौजी मौजूदगी रखता आया है। इराक, अफगानिस्तान और पर्शियन गल्फ हर मोर्चे पर अमेरिका की मौजूदगी साफ तौर पर महसूस की जाती रही है, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अमेरिका सीधी फौजी दखलंदाजी से धीरे धीरे दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग की थकान, माशी तरजीहात और आलमी सियासी मुकाबला, इन तमाम अवामिल ने अमेरिका की पॉलिसी को नए सिरे से ढाल दिया है। अब तवज्जो का रुख बदल रहा है इंडो पैसिफिक, चाइना और अंदरूनी इस्तेहकाम की तरफ। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे हसास इलाके से पीछे हटने का इशारा एक वक्ती ठहराव भी हो सकता है, या एक लंबे अरसे की रणनीतिक तब्दीली। लेकिन नाजरीन, जहां एक तरफ अमेरिका पीछे हटता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ताकत तेजी से आगे बढ़ रही है, ईरान। ईरान, जो कभी पाबंदियों, माशी दबाव और सिफारती तन्हाई का सामना कर रहा था, आज वही ईरान इलाकाई समीकरणों को नई सिमत देता हुआ नजर आ रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास उसकी बाहरी ताकत, तेज रफ्तार गश्ती कश्तियां, बारूदी सुरंग बिछाने की सलाहियत और मिसाइल निजाम, ये सब मिलकर एक तह दर तह दिफाई हिकमत अमली तैयार करते हैं। साथ ही इलाके में उसके हमनवा गुट और सिफारती ताल्लुकात और असर और रसूख को और गहरा बनाते हैं। ईरान अब सिर्फ रद्द अमल दिखाने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि एक सोची समझी और पुरएतमाद कुव्वत बन चुका है। और जब एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स अपनी जिम्मेदारी को सीमित करने की बात करता है और दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज को लेकर अपनी शर्तें तय करता हुआ दिखाई देता है, तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ताकत के बदलते हुए तवाजुन का एक वाज़ेह इशारा है। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ईरान हॉर्मुज का हकीकी दरबान बन सकता है, यानी वो ताकत जो तय करे कि कब, किसे और कैसे इस रास्ते का इस्तेमाल करना है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकत के संतुलन को भी बदल सकता है, क्योंकि जिसके पास ऊर्जा के रास्ते का नियंत्रण होगा उसके पास वैश्विक असर का भी बड़ा हिस्सा होगा। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एक इलाकाई दुश्मन नहीं बल्कि एक वजूद खतरे के तौर पर देखा जाता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी मिसाइल ताकत और रीजन में उसका बढ़ता इन्फ्लुएंस, ये भी फैक्टर्स हैं इजराइल की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का सेंट्रल हिस्सा बन चुके हैं। इसी वजह से पिछले कई सालों में इजराइल ने ईरान के खिलाफ साइबर अटैक्स और टारगेटेड स्ट्राइक्स जैसी रणनीतियां अपनाई हैं। लेकिन अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। अब ये टकराव सिर्फ एक मोर्चे तक महदूद नहीं रहा, ये पहले से ही कई फ्रंटों वाली सीधी जंग में बदल चुका है। क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में ईरान समर्थित फौजी ताकतें और यमन में हौथी लड़ाके, ये सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस जंग को सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में फैलाने वाला माहौल तैयार कर रहे हैं। इराक जैसी जगहों पर भी इजराइल, अमेरिका, ईरान संघर्ष के प्रभाव से स्थिरता को गंभीर खतरा दिख रहा है और यही वजह है कि इजराइल के हर फैसले को बहुत सावधानी से तोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब युद्ध सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं बल्कि एक विस्तृत इलाके में फैला हुआ जटिल और खतरनाक संघर्ष बन चुका है। मिडिल ईस्ट की सियासत में सीधी जंग से ज्यादा प्रॉक्सी वॉर्स का चलन है, जहां बड़ी ताकतें सीधे टकराने की बजाय अपने अलाइज और ग्रुप्स के जरिए लड़ाई लड़ती हैं। ईरान ने भी इस स्ट्रैटेजी को काफी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह,
इराक में मिलिशियंस, यमन में हौथीज, ये सभी ईरान के इन्फ्लुएंस नेटवर्क का हिस्सा माने जाते हैं और यही नेटवर्क उसे रीजनल लेवरेज देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस पूरे संघर्ष में क्या रोल निभा रहा है? हॉर्मुज पर तनाव पहले ही बढ़ चुका है और इसका असर सिर्फ तेल की आपूर्ति तक नहीं है, ये बन चुका है दबाव का जरिया। ईरान हॉर्मुज के जरिए दुनिया की बड़ी ताकतों पर अपना दबाव बना रहा है और इजराइल पहले ही सीधी कार्रवाई कर रहा है, तो हॉर्मुज इस लड़ाई का मुख्य मोर्चा बन चुका है। एक और अहम पहलू सामने आता है, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के रिश्ते। इतिहास गवाह है कि अमेरिका हमेशा इजराइल का सबसे बड़ा साथी रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगर अमेरिका इलाके से पीछे हटता है तो इजराइल को अपनी स्ट्रैटेजी खुद तय करनी होगी और यही बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। क्या वो अमेरिका के बिना ईरान का सामना कर पाएंगे? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इजराइल एक तरह की स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन का सामना कर सकता है। एक तरफ ईरान का असर और बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की कमिटमेंट धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है और तीसरी तरफ इलाके के कई देश अपने अपने फायदे के हिसाब से नई अलायंस बना रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ा ये तनाव सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है, इसका सीधा असर पूरी दुनिया की माशियत पर पड़ रहा है। दरअसल एनर्जी सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा औजार है। जिसके पास एनर्जी रूट्स का नियंत्रण होता है उसके पास ग्लोबल असर का भी एक बड़ा हिस्सा होता है और यही वजह है कि ईरान की बढ़ती पकड़ को दुनिया के कई मुल्क संगीन निगाहों से देख रहे हैं। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है तो सिर्फ एक रीजनल ताकत तक नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल एनर्जी सियासत में एक निर्णायक खिलाड़ी बन सकता है। ऐसे हालात में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अहमियत और बढ़ जाती है। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया की बड़ी ताकतें लगातार इस संकट को कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। बैक चैनल टॉक्स, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और स्ट्रैटेजिक संदेश, ये तमाम कोशिशें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दुनिया एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहती है। लेकिन नाजरीन, मिडिल ईस्ट की सियासत इतनी आसान नहीं है। यहाँ हर मसले के पीछे इतिहास, मजहब और सियासत की गहरी परतें मौजूद हैं। कूटनीति की कोशिशें इस संकट में जारी रही हैं। अमेरिका, ईरान और बीच के कुछ मुल्कों के बीच मुकर्रर बातचीत और अप्रत्यक्ष मुलाकातें हुई, लेकिन अब तक ये तरीके से इस जंग को रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि इलाकाई सियासत कई परतों से भरी हुई है, जहां इतिहास, मजहब और जियोपॉलिटिकल हित हर मसले को और पेचीदा बनाता है। इसीलिए आज भी ये खतरा बरकरार है।
कि तंजाव पूरा टकराव कम होने की जगह और ज्यादा तल्ख हो सकता है। लेकिन नाजरीन, इन तमाम सियासी बहसों और स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस के बीच एक पहलू ऐसा भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है आम इंसान की जिंदगी। जब भी किसी इलाके में जंग या टकराव होता है तो उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। घर उजड़ जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और जिंदगी की रफ्तार अचानक थम जाती है। चाहे ईरान हो या इजराइल या पूरा मिडिल ईस्ट, हर जगह सबसे गहरा असर आम नागरिकों पर ही पड़ता है। बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए वो सायरन की आवाजों और धमाकों के बीच अपना बचपन गुजारते हैं, और परिवार जो खुशियों की तलाश में होते हैं वो सुरक्षा की तलाश में भटकते हैं। जंग का सबसे खतरनाक पहलू सिर्फ तबाही नहीं बल्कि बेयकीनी है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। क्या हालात सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? और यही बेयकीनी आम लोगों की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इन तमाम पहलुओं के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका वाकई मिडिल ईस्ट से पीछे हट रहा है? क्या ईरान अब रूल्स सेट कर रहा है? और क्या इजराइल इस बदलते समीकरण में अकेला पड़ सकता है? नाजरीन, मिडिल ईस्ट की ये सूरत हाल अब महज एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही बल्कि एक खुला हुआ जियोपॉलिटिकल बहरान बन चुकी है, जहां कदीम अलायंसेस दबाव में हैं और नई ताकतें अपने असर और रसूख का इजहार कर रही हैं, जहां ताकत का तवाजुन अब खामोशी से नहीं बल्कि खुलकर बदल रहा है, और जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की माशियत और सियासत का सबसे नाजुक मोड़ बन चुका है, जहां से गुजरता है दुनिया की एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा। और आज वही रास्ता ताकत और दबाव की सबसे बड़ी शहरग बन चुका है, जहां जंग की आहट नहीं बल्कि जंग का आगाज हो चुका है, जहां बयानात के साथ साथ मौके पर होती हर हरकत इस तनाव की शिद्दत को बढ़ा रही है। अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है ये टकराव कितना फैलने वाला है। क्या ये महदूद रहेगा या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा? फिलहाल दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है।